हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी समास के बारे में। एक बेहतरीन ट्रिक के साथ, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ इस वीडियो में आप बने रहें। इतना विश्वास आपको दिलाते हैं कि एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो समास को आप कभी भी नहीं भूलिएगा। और हर एग्ज़ाम में समाज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। सर्वाधिक पूछे जाने वाला ये चैप्टर है समास। आइए देखते हैं समास को एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए बारीकी से देखते हैं कि समास कहते किसे हैं। समास समास संक्षिप्तीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात इसको संक्षेप कह सकते हैं, संक्षिप्त इसी को कहते हैं संक्षेपण। यानी संक्षेप में लिखा जाता है। इसका परिभाषा आपका हो जाएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? तो समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। समास के भेद होते कितने हैं? तो समास के आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं बताते हैं हम आपको। यहाँ देखिएगा समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। ये जितने भी समास है, सारे समास को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी 1% भी दिक्कत नहीं होगा। आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर ढूंढ लेंगे। ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। आइए सबका एक एक प्रकार देखते हैं। द्वंद्व समास कहते किसे हैं? द्वंद्व। तो द्वंद्व है क्या? तो जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद, इसमें दो गो पद है। सब अभी बताए हैं कि समास में कि दो गो शब्द आपस में मिलते हैं। जो संबंध दो गो शब्दों के आपस में संबंध बताते हैं उसे समास कहते हैं। तो दोनों पद, पूर्व पद यानी पहले वाला और उत्तर पद बाद वाला, दोनों पद अपने आप में एक प्रधानता दिखाए, एक प्रधान हो, तो ही क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा जी। क्या कहलाएगा? तो द्वंद्व समास कहलाएगा। इसके ट्रिक देखते हैं। द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह लगा रहता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाइपेन कहते हैं। अधिकांश में ये लगा रहता है। जरूरी नहीं है कि ये लगा ही हो, लेकिन अधिकांश में लगा रहता है। कभी कभी लगा भी रहता है तो वो द्वंद्व नहीं होता है। इसका भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर ऐसा कह दे कि घर, घर, तो इसमें तो यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, तो आप तो कहिएगा कि सर बता दिए हैं कि ये द्वंद्व होगा। हालांकि ये दो द्वंद्व नहीं होगा, ये द्वंद्व है ही नहीं। तो हम आएंगे कहाँ? तो हम आएंगे इस परिभाषा पे। मेन मेरा क्या है? परिभाषा है। यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिनका दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। ये जो हम बताए हैं घर घर, ये अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। जो दोनों पद में एक ही जैसे शब्द आते हैं उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हम आपको आगे और बताएंगे। हम इसमें द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। हम समास विग्रह अगर करते हैं, उसका समास विग्रह करते हैं और उसमें हमारा क्या आता है? और चिन्ह आ जाता है।
समास विग्रह करने पे और आए तब वह द्वंद्व समास होगा। और ऐसे तो लोप रहता है, जैसे कि हमने कह दिया कि माता पिता, माता पिता, तो यहाँ तो लोप है ना जी, और तो लोप हो गया है ना यहाँ, लेकिन हमको यहाँ पे योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब इसको हम जैसे ही विग्रह करते हैं तो माता और पिता हो जाएगा, माता और पिता, और आ गया तो और आने का मतलब हो गया कि ये द्वंद्व होगा जी। यहाँ देखिए ये पूर्व पद हो गया जी, माता, तो माता भी अपने आप में क्या करते हैं, एक प्रधान वाक्य है, प्रधान शब्द है। यहाँ देखेंगे पिता, ये उत्तर पद हो गए, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं, तो ये भी अपने आप में एक प्रधान शब्द है। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देकर आपको बताते हैं। यहाँ देखेंगे उदाहरण, जैसे यहाँ देखें माता पिता, माता और पिता, यहाँ देखें विग्रह करने पे और आना ही है, और यहाँ पे और क्या है, लोप हो गया है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, ये आपके क्या है, आपके द्वंद्व समास है। आइए आगे देखते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं जी, तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद यानी कि पहले वाले पद, पहले वाले पद, पहले वाले पद क्या हो, संख्यावाचक हो, यानी कि उसमें क्या लगा होगा, संख्या लगा होगा, तो क्या कहलाएंगे, तो वह द्विगु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी, तो द्विगु समास कहलाएंगे। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, इसमें आपको संख्या देखने को मिलेगी। जैसे में हम देखते हैं, यहाँ देखिए नवरत्न, नवरत्न कहने का अर्थ हो गया कि जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो नौ रत्नों का समूह, नौ हमारे यहाँ पे क्या आ गई, ये संख्या आ गई, तो जो संख्या को दर्शाएगा पूर्व पद में जिनकी संख्या होगी वे आपके द्विगु समास होंगे, द्विगु समास होंगे। सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह, सात मेरा क्या है, तो सात मेरा संख्या है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, यानी तीन भवनों का समूह, तीन क्या है मेरा, तो संख्या है। सात मंजिल, सतमंजिल, सात मंजिलों का समूह, सात मेरा क्या है, तो सात मेरा संख्या है। तो संख्या का जो बोध कराएगा, जो संख्या का बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो द्विगु समास कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जैसे ही समझ में आ रही है, लाइक और शेयर दबा के तंगर ठोक दीजिए कस के। आइए आगे देखते हैं, क्रमधारी समास। क्रमधारी समास कहते किसे हैं, तो जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, पहले वाले शब्द में विशेषण लगा हो, बाद वाले शब्द में विशेष्य हो, उसे ही क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। यहाँ देख लीजिएगा ट्रिक, विशेषता बताने वाले समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में आपको विशेषता बताएगा, मतलब बताएगा, विशेषता ही बताएगा, विशेषता बताने वाले को ही कर्मधारय कहते हैं जी। नहीं समझ में आएगा तो कर्मधारय को जैसे ही आप इसको तोड़िएगा तो उसमें देखिएगा कैसे प्रश्न जोड़ के, कैसा प्रश्न जोड़ के आप उसका क्या कर सकते हैं, एक प्रश्न निर्माण कीजिएगा। अगर उत्तर मिल जाए तो आप समझिएगा कि ये कर्मधारय ही होगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, काली मिर्च। अब यहाँ तो देखिए जी, ये मिर्च है तो, लेकिन कैसी मिर्च है, तो काली मिर्च है। काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता को बताया जा रहा है कि मिर्च है तो कैसन है, तो काली है। नीलकमल, कमल कैसा है,
तो नीला है। कमल कैसा है? तो नीला है। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कमल की, कि कमल तो है लेकिन कैसे है, कैसा है कमल? तो नीला है। पीतांबर यानी कि अंबर, पीत यहाँ पे पीत प्लस अंबर हो जाएगा। पीत माने पीला होता है जी, पीला है वस्त्र जिनका, इससे होता है। तो ये आपका बहुव्रीहि में भी हो जाएगा। बहुव्रीहि जब आएगा तो उसमें भी हम बताएंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होते हैं, बताएंगे जी। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली को चंद्रमुखी कहते हैं। मुख कैसा है? तो चांद के जैसा है। मुख कैसा है? तो चांद के जैसा है। यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक बोध भी कराए। यहाँ देख लीजिएगा जी, तुलनात्मक, जो तुलनात्मक बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। तुलना कर रहा है जी, मुख की तुलना की जा रही है किससे? तो चांद से, इसलिए चंद्रमुखी हो गई। आइए आगे देखते हैं। अवयव सॉरी अव्ययी भाव समास देख लेते हैं, उसके बाद बहुव्रीहि देखेंगे, उसके बाद तत्पुरुष समास देखेंगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद माने पहले वाले पद में अव्यय लगा हो या उपसर्ग लगा हो। पहले वाले पद में देखिएगा कि उपसर्ग लगा रहेगा। उपसर्ग में जैसे कि आ हो जाए, यथा हो जाए, बे हो जाए, प्र हो जाए, प्रति हो जाए, और भी है, और भी है उपसर्ग। अगर वो लगा रहे तो बाबू आप समझ जाइएगा जी कि ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास ये भी कहता है कि हमारे दोनों पद में देखिएगा एक ही जैसे शब्द हो, एक ही जैसे क्या हो? शब्द हो। एक ही जैसे शब्द हो, वे क्या कहलाएंगे? तो अव्ययी भाव समास कहलाएंगे जी। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण में यहाँ देख लेते हैं, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार। तो हमें क्या करना है? पहला पद देखना, पूर्व पद देखना है। तो पूर्व पद में हमने देखा कि यहाँ पे यथा लगा हुआ है। तो यथा लगा हुआ है कहने का मतलब कि उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग अर्थात अव्ययी भाव समास। आजीवन, तो जीवन भर यानी कि जीवन, जीवन में क्या लगा है? तो आ उपसर्ग लगा है। तो आ उपसर्ग कहने का मतलब ये हो गया कि अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिदिन में प्रति हो गया। यथा समय, यथाशक्ति, ये सब क्या है? बेशक, भरपेट, भरपेट, ये सब क्या है? भर आपका उपसर्ग है। ये क्या हो जाएंगे? तो ये आपका अव्ययी भाव हो जाएंगे। अब ये यहाँ देखिए, रात रात, बीच में यहाँ भी हाइपन है जी, योजक चिन्ह लगा हुआ है जी। योजक चिन्ह लगा हुआ है तो योजक चिन्ह समझ कर आप ये नहीं कह दीजिएगा कि ये द्वंद्व समास है, क्योंकि हमने आपको द्वंद्व के लिए कहा है कि उसका दोनों पद देखिएगा प्रधान हो, अपने आप में एक महत्व धारण किया हो। यहाँ दोनों पद एक जैसा है। दोनों पद अगर एक जैसा है तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा जी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चार के बाद यहाँ आपका 5 कर लीजिए जी।
बहुब्रीहि समास ये तो कहता है जी कि हम किंग है, हम ही राजा है। क्या है जी? समास का किंग है। अगर पहले है तो पहले हम पे ही विचार कीजिएगा जी कि हम ही हैं। ये कहता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे अर्थ का बोध हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी अपना पद छोड़कर समझ लीजिए कि ये किसी विशेष पद का यानी तीसरे पद का विशेषता को बताए, अन्य पद की विशेषता को बताए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आपका शब्द में भी देखिएगा, एगो आते हैं योग रूढ़, जो क्या करते हैं अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण किए होते हैं। तो योग रूढ़ वाले शब्द भी आपके बहुब्रीहि समास ही होते हैं जी, क्योंकि ये अपना पद छोड़कर अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं ये। और ये कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में जितने भी नाम आए हुए हैं वे सारे क्या हैं? तो बहुब्रीहि है। जैसे यहाँ देखते हैं दशानन, द 10 मुख है जिनके, 10 मुख है जिनके, यानी 10 को मुख सबके लिए नहीं बनाया गया है, एक स्पेशल एक विशेष पर्सन के लिए बनाया गया है। किसके लिए? तो ये रावण के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएंगे? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये पौराणिक कथा में ये आया भी है। अब आपका प्रश्न रहेगा सर यहाँ पे 10 आ गया, संख्या आ गया, आपने कहा था कि सर संख्या वाले शब्द जो होते हैं वे द्विगु होते हैं, तो क्या ये द्विगु होंगे? तो हाँ बिल्कुल होंगे द्विगु। लेकिन अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दे तो वहां पे आपको ना द्विगु नहीं लगाना है। क्या लगाना है? तो वहां पे आपको बहुब्रीहि लगाना है। अगर बहुब्रीहि ना दे तब आप वहां द्विगु लगाइएगा। क्लियर है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, नीलाकंठ सबका तो है नहीं, ये किनका है जी? तो शिव जी का है। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी को संबोधित करते हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। ये विशेष अर्थ अपने आप में धारण किए हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? तो बहुब्रीहि हो जाएंगे। बहुब्रीहि कभी कभी ये भी कहता है कि नोट में आप क्या करेंगे? लिख लेंगे जी, नोट में लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि झगड़ा संबंधित, कलर चेंज कर देते हैं आपका। झगड़ा, झगड़ा संबंधित भी कोई अगर बातचीत आती है तो वे बहुब्रीहि ही होते हैं। जैसे मुक्का मुक्की, अब देखिए मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, ये इसमें भी कहिएगा सर हाइपन लगा हुआ है सर। हाँ लगा हुआ है, तो यह तो यहाँ पे मुक्का मुक्की ये मारपीट वाला झगड़ा के संबंधित बातचीत हो रही है। तो झगड़ा वाली जब भी बातचीत होगी, छोटा झोटी, लाता लती, ये सब जो है ना, ये सब झगड़े वाला बात है। झगड़ा वाला बात जब आएगा तो ये बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं जी। ये है तत्पुरुष समास। ये क्या है? तो ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तो जिस समास में पूर्व पद गौण हो, यानी पहले वाला पद जो है वो गौण हो, गौण माने होता है गायब, और तथा उत्तर पद प्रधान हो। यानी पहला पद अगर प्रधान हो तो क्या कहलाएंगे? यानी अव्यय हो तो अव्ययी भाव कहलाएंगे, यानी उपसर्ग लगा हो पहला पद में। तो उत्तर पद प्रधान हो तो क्या कहलाएंगे? तो तत्पुरुष कहलाएंगे। अब तत्पुरुष होते कितने हैं?
तो बउआ जी, तत्पुरुष समास जो है ये 6 होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं जी। अब कौन कौन सर? तो ये देख लीजिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब कहिएगा सर ये कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं। हाँ बाबू, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं जी। कारक में, कारक में पढ़े हैं जी। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 ना, पहला वाला और अंत वाला को छोड़ देना है जी, और बाकी जो बच जाते हैं वे कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, ये तत्पुरुष के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। और इसमें हम लोग को कारक चिन्ह देखना है, कारक चिन्ह। अगर कारक चिन्ह हमको समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है? तत्पुरुष समास है। क्या है जी? तत्पुरुष समास है। आइए देखते हैं, यहाँ देखें, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है जी? तो को होता है, यानी देखिएगा जिसमें को का लोप हो, यानी कि गायब हो, यानी कि मतदाता, मतदाता। अब इसका हम विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो मत को देने वाला, मत को देने वाला, यहाँ देखेंगे को, विग्रह करने पे को आ गया। को क्या है? तो ये कारक चिन्ह है। को क्या है? तो ये कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह क्या होते हैं जी? ये तत्पुरुष होते हैं जी। तो कौन तत्पुरुष हो गया? तो कर्म तत्पुरुष हो गया। गिरह कट, यानी गिरह को काटने वाला को फिर आ गया यहाँ पे। तो को वाले जो शब्द होंगे वो क्या होंगे जी? ये तत्पुरुष होंगे। करण, करण तत्पुरुष, इसमें इसका होता है से यानी कि साधन से। याद रखिएगा साधन, इसमें साधन को दर्शाएगा कि साधन के साथ चलेगा जी, इसमें लोप रहेगा। जैसे यहाँ देखेंगे जन्म, जन्मजात यानी कि जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुण से हीन, से लगा हुआ है। ये आपका क्या है? तो करण तत्पुरुष समास है। आगे देख लेते हैं संप्रदान। संप्रदान का जी चिन्ह क्या होता है जी? तो के लिए होता है, के लिए होता है। अब इसमें इसमें तो लोप है हथकड़ी। हाँ, इसमें लोप तो है, तो इसको विग्रह कीजिए जी। तो हाथ के लिए कड़ी, यहाँ पे देखिए हाथ के लिए कड़ी, के लिए आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएंगे? तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएंगे। सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएंगे। कौन से? तो संप्रदान वाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यहाँ पे देख लीजिए के लिए, ये सब क्या है आपके? ये आपके संप्रदान तत्पुरुष समास हैं। आपादान, इसका भी होता है बाबू से, लेकिन ये अलगाव का बोध कराता है, जुदाई का बोध कराता है, अलग होने का बोध कराता है। जैसे धनहीन, धन से हीन है, एकदम धन से हम अलग हो गए हैं। भयभीत, भय से भीत, भय से अलग हो गए हैं। जन्मांध, जन्म से अंधा को जन्मांध कहते हैं जी, यानी कि जन्म से ही अंधा, अंधा है वो, यानी कि एकदम उसका आँख है ही नहीं, आँख से वो अलग हो गया है। तो ऐसे अलगाव वाला बोध कराएंगे तो आपादान तत्पुरुष समास कहलाते हैं। दो और देख लेते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का जो चिन्ह होते हैं जी, का, के, की, रा, रे, री, ये सब इनके क्या थी है? संबंध के कारक चिन्ह होते हैं जी। इसमें लोप रहता है कारक चिन्ह, इसमें तो लोप रहेगा, लेकिन जैसे ही विग्रह करेंगे उसमें आपको ये दिखाई देगा। तो विग्रह करने पे जैसे ही कारक चिन्ह आपको का, के, की, रा, रे, री दिखाई दे, समझ जाइएगा क्या है वो। तो ये संबंध तत्पुरुष है। जैसे देख लेते हैं जी, प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, का आपका आ गया जी। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न,
भारत का रत्न, ये संबंध बताया जा रहा है कि रत्न है, रत्न का संबंध किससे है, तो भारत से है। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष हो जाएंगे। अधिकरण देख लेते हैं, उसके बाद एक दो सवाल इस पे कर लेंगे, उसके बाद ठीक ठाक हो जाएगा जी। अधिकरण, जहां अधिकरण कारक का चिन्ह जो होते हैं वो लोप होते हैं। अधिकरण में, पर, पे, ऐसे करके ये इसका क्या होते हैं जी, एक कारक चिन्ह है। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है। और जैसे ही कारक चिन्ह दिखाई दे, में, पर, पे, तो आप समझ जाइए ये तत्पुरुष तो है, लेकिन तत्पुरुष में कौन है, तो ये अधिकरण है। काके की रारे दिखाई देते हो तो संबंध तत्पुरुष हो जाएंगे। आइए कुछ सवाल देखते हैं जी। किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक चिन्ह होते हैं, यानी लोप होता है उसका, संयोजक कहे या योजक कहे, किस में होते हैं, तो ये होते हैं बाबू आपका द्वंद्वों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, द्वंद्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो, हम आपको अभी बताए हैं कि पहले पद में क्या हो, संख्या लगा हो, तो वो कहाँ जाते हैं, तो ये जाते हैं बाबू कर्मधारय, सॉरी ये जाते हैं आपके कहाँ, द्विगु में, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, द्विगु होंगे। एक और देखते हैं, जन्मांध, जन्मांध शब्द है, ये कौन से शब्द होंगे, तो जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा से आ गया। अब हम आपको कहे हैं कि जैसे ही आपको कारक चिन्ह दिखाई दे दे, आप समझिएगा कि कौन से होंगे, तो वो होंगे तत्पुरुष, तो ये हो जाएंगे तत्पुरुष। एक और देखते हैं जी, यथास्थान, समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा, यानी यथास्थान, स्थान के अनुसार, और स्थान क्या है मेरा, तो स्थान यहाँ देखिए यथा, तो यथा यहाँ पे मेरा उपसर्ग हो गया जी, तो ये हो जाएगा आपका स्थान के अनुसार। एक और देखते हैं, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि तीसरे अर्थ का बोध कराएगा, एक विशेष अर्थ का बोध कराएगा, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बहुब्रीहि कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक और बताते हैं आपको, इसमें दिखाते हैं, ये कहाँ गया जी, संख्या वाले। अगर ये इसमें अगर कह दे, कभी कभी पूछ देते हैं कि 11, 11 में कौन सा समास है, तो 11, अब इसको कहिएगा सर ये संख्या हो गया, हाँ बाबू हो तो गया, लेकिन संख्या में देखिएगा ना जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 ऐसे अगर शब्द रहे, संख्या रहे, तो ही द्विगु होते हैं जी। इसके अलावे कोई जब संख्या आते हैं तो ये द्विगु नहीं होते हैं। तो सर क्या होते हैं, इसको विग्रह करेंगे, जैसे ही विग्रह करेंगे इसका क्या हो जाएगा, तो 10, 10 और 1। अब यहाँ पे देखिए और आ गया, अब हम आपको बताए थे कि जी और आएगा तो क्या होगा, तो वो होगा द्वंद्व। क्या होगा जी, द्वंद्व। ये 11 जो होंगे
द्वंद्व समास होंगे। ठीक है जी, आप हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।